सो वेलकम बैक टू आवर चैनल नो मोर गोल्डन। तो आपने टाइटल और थंबनेल में देखा ही होगा कि हम लोग महाट्रांसको की जो प्लेलिस्ट है वो चालू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन कोई भी पूछे हैं वो कवर करने की कोशिश करेंगे। महाट्रांसको एग्जाम के एग्जैक्ट क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो पब्लिश नहीं करते, लेकिन डिफरेंट स्टेट के इंडिया में जो कोई भी स्टेट्स है उनके जो ट्रांसमिशन एग्जाम्स है उसके जो क्वेश्चन है वो हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि हम लोग को एक आइडिया आ जाए कि ट्रांसमिशन एग्जाम में कौन से टाइप के कौन से लेवल के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो हम लोगों ने डिफरेंट स्टेट के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें कवर करने की कोशिश की है। सिमिलरली ट्रांसको के अलावा असिस्टेंट इंजीनियर या फिर एई एग्जाम के जो कोई भी क्वेश्चन रिसेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो भी हम लोगों ने ये सीरीज में कवर करने की कोशिश की है, ताकि हम लोग को एक आइडिया आ जाए कि रिसेंट ट्रेंड क्या चल रहा है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग जो स्टडी है वो प्लान कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग थ्योरी ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो कोई भी कंसेप्ट आएगा, थ्योरी आएगी, वो मैं क्वेश्चन के साथ साथ ही आपको यहाँ पे समझा दूँ। तो अलग से थ्योरी हम लोग यहाँ पे ये सीरीज में कवर नहीं करने वाले। ओके, तो अगर आपको कुछ भी डाउट है आप हमें डायरेक्टली कमेंट्स में पूछ सकते हो, या फिर आप हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप है वो भी ज्वाइन कर सकते हो। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया। ओके, तो चलिए अब हम बिना टाइम वेस्ट किए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स। ऑब्वियसली सबको पता है क्योंकि ये बेसिक टॉपिक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और इसी से अकॉर्डिंग आप बाकी के जो क्वेश्चन है वो इजीली समझ सकते हो। ओके, तो आपका एक ब्रशअप भी हो जाएगा। अगर आप कुछ कंसेप्ट भूल गए होंगे तो आपको एक क्विक रिकॉल भी हो जाएगा इस प्लेलिस्ट के हेल्प से। अगर आपको वीडियो स्लो लग रहा है तो आप वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हो। अगर आपको कुछ भी डाउट है आप हमें कमेंट्स में जरूर पूछिए। ओके, तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, इन अ सीरीज रेजोनेंस सर्किट द मैक्सिमम करंट इज 100 एम्पियर, व्हाट विल बी द करंट एट द अपर और द लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया था PSTCL AE ईयर 2021 में। तो PSTCL के पंजाब स्टेट ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे सीरीज रेजोनेंस सर्किट का ये क्वेश्चन है। सीरीज रेजोनेंस सर्किट क्या होता है हम लोग देखते हैं, या फिर उसका ग्राफ कैसा होता है वो भी हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो सीरीज रेजोनेंस सर्किट का ग्राफ यहाँ पे कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा, जहाँ पे करंट है वो मैक्सिमम होता है। रेजोनेंस कंडीशन में क्या होता है, रेजोनेंस कंडीशन में हमारे पास टोटल RLC तीन टाइप के लोड होते हैं, करेक्ट, R, L और C। रेजोनेंस कंडीशन में क्या होता है, जो कोई भी इंडक्टर रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, जिसके वजह से दोनों का जो इफेक्ट है वो कैंसिल आउट हो जाता है, और जो टोटल फाइनल हमें सर्किट मिलता है वो सिर्फ रेजिस्टिव इन नेचर हमें मिलता है। करेक्ट, सर्किट में इंडक्टर और कैपेसिटर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ जो इफेक्ट दिखाई देता है वो सिर्फ रेजिस्टिव इफेक्ट है वो सर्किट में हमें दिखाई देता है। तो अगर इंडक्टर और कैपेसिटर वहां पे अगर सर्किट में से चले गए, क्योंकि ये सीरीज सर्किट है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ये R, ये आ गया L, यहाँ पे आ गया है C। ओके, तो अगर हम लोग टोटल यहाँ पे इंपिडेंस कंपेयर करेंगे तो वो ज्यादा दिखाई देगा यहाँ पे। अगर इसमें से अगर हम लोगों ने इंडक्टर और कैपेसिटिव इफेक्ट हटा दिया तो फिर भाई यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगा Z इज इक्वल टू R ओम, करेक्ट, क्योंकि XL और XC वाला जो कंपोनेंट है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो हमारे पास जो कोई भी रेजिस्टेंस मिलेगा वो जो कोई भी इंपिडेंस मिलेगा वो सिर्फ रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। ओके, और यहाँ पे क्या आप देख सकते हो कि Z की वैल्यू है वो ऑब्वियसली R से ज्यादा होगी। तो यहाँ पे अगर XL और XC कैंसिल आउट हो जाएगा तो टोटल इंपिडेंस का वैल्यू है वो वहां पे कम हो जाएगा। तो अगर इंपिडेंस का वैल्यू कम हो गया तो वहां पे ये पर्टिकुलर सर्किट में ये है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। आप यहाँ पे देख सकते हो ओमेगा R। तो अगर ओमेगा R पे टोटल इंपिडेंस का वैल्यू कम हो रहा है, इसका मतलब जो करंट है वो हमें यहाँ पे मैक्सिमम दिखाई देगा। ओके, तो अगर आप फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करोगे, करंट को अगर आप प्लॉट करोगे डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे फॉर रेजोनेंस सर्किट, तो आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा, और यहाँ पे आपको IMAX दिखाई देगा। वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को हम लोग कहेंगे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ओके, तो अगर उससे हम लोग 3 dB नीचे आएंगे, या फिर 3 dB फ्रीक्वेंसी जिसे हम लोग कहते हैं, जिसे हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं ओमेगा 1 या फिर ओमेगा 2। सिमिलरली ये ओमेगा के टर्म्स में आप फ्रीक्वेंसी के टर्म में भी समझ सकते हो। तो यहाँ पे जो ओमेगा 1 की जगह पे होगा वो होगा लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा 2 के जगह पे होगा वो होगा हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, और इन दोनों के बीच में ये जो डिफरेंस होता है इसी को हम लोग कहते हैं बैंडविड्थ। ओके, तो ये होता है रेजोनेंस का कंसेप्ट। तो यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा था कि लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे हमें कितना करंट मिलेगा, इसलिए जो करंट का ग्राफ है हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि लोअर कट ऑफ और हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज पे जो कोई भी करंट का वैल्यू है वो 0.0707 ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू दिया है। मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पे 100 एम्पियर। तो हम लोग 0.707 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमें डायरेक्टली आंसर मिलेगा, वो है 70.7 एम्पियर। ओके, तो यही कंसेप्ट है रेजोनेंस का, कि जहाँ पे XL और XC का जो इफेक्ट है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है, और हमें सिर्फ जो इंपीडेंस है वो इक्वल टू द रेजिस्टेंस के हमें दिखाई देता है। और हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि जो कोई भी वोल्टेज और करंट है वो एक दूसरे के इन फेज में रहेंगे, क्योंकि अभी जो सर्किट है वो एज अ रेजिस्टिव सर्किट की तरह यहाँ पे बिहेव करेगा।
तो सीरीज सर्किट की तरह पैरेलल सर्किट भी होता है। अगर हमारे पास क्वेश्चन आए तो हम लोग वो कवर करेंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड थ्योरी अगर आपको जाननी है तो हम लोगों ने ऑलरेडी BMCG की एक प्लेलिस्ट कवर की है, उसमें हम लोगों ने अच्छे से ये टॉपिक है वो डिस्कस किया। तो अगर आपको थ्योरी देखनी है तो आप वो प्लेलिस्ट है वो देख सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक दे दूंगा, या फिर ऊपर आई बटन पे भी आप क्लिक करके वो वीडियो है वो देख सकते हो। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 0.25 माइक्रोफैरड इज चार्ज टू अ वोल्टेज ऑफ 50 वोल्ट, फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर। तो हमें कैपेसिटर पे कितना चार्ज है वो हमें फाइंड आउट करना है। ये भी सेम एग्जाम का क्वेश्चन है, पंजाब स्टेट ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड का सेम एग्जाम में पूछा गया था। तो हम लोग देखते हैं क्या है। सबसे पहले गिवन फाइंड आउट कर लेते हैं क्या है। सो कैपेसिटर ऑफ द कैपेसिटेंस C, तो C का वैल्यू है, C का वैल्यू हमारे पास प्रेजेंट है, C इज इक्वल टू 0.25 माइक्रोफैरड। ओके, उसके ऊपर वोल्टेज है, V का वैल्यू है 50 वोल्ट, और हमें पूछा है फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर। तो हमें एक फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है, Q इज इक्वल टू CV। ओके, तो ये नोट डाउन कर देना अगर आपको पता नहीं होगा तो डायरेक्टली हम लोग इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके फाइंड आउट करेंगे। तो C यानी कि 0.25 इंटू 10 टू द पावर -6 एंड मल्टीप्लाई बाय वोल्ट 50। ओके, सो 50 मल्टीप्लाई अगर आप 0.25 करोगे तो आपको मिलेगा 12.5 एंड 10 टू द पावर -6 मीन्स म्यू C। ओके, चार्ज का यूनिट है वो कूलम है। ओके, तो हम लोग ऑप्शन में देख लेते हैं, यहाँ पे ऑप्शन जो D है 12.5 माइक्रो कूलम, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, हम लोग इसी के अकॉर्डिंग आपको समझ में आ जाएगा क्या कैसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। फाइंड करंट I2 इन द फॉलोइंग सर्किट। तो ये भी सेम एग्जाम का क्वेश्चन है। तो आपको सर्किट दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि I2 करंट है उसका वैल्यू यहाँ पे क्या होगा। तो हम लोग फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले क्या होता है। ओके, तो सर्किट थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिखाई देगा क्योंकि हमें जनरली ये नेटवर्क देखने की आदत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे नीचे अगर हम लोगों ने रेफरेंस नोड लिया तो नीचे ग्राउंड की तरफ हम लोग कुछ भी रजिस्टर है वो यहाँ पे कनेक्ट नहीं करते। मैक्सिमम केसेस में 80 to 90% केसेस में हम लोगों ने ऐसे ही किया हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो रजिस्टर है वो हम लोग सर्किट में एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, आप यहाँ से देख सकते हो कि वोल्टेज से अगर ये I1 करंट यहाँ से निकल रहा है, ओके, तो सेम करंट है वो यहाँ से एंटर करेगा, करेक्ट। और हम लोग ऐसे कहते हैं सीरीज सर्किट में कोई भी दो एलिमेंट सीरीज में कैसे कनेक्टेड, हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट्स है वो सीरीज में कनेक्टेड है। हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि अगर दोनों एलिमेंट से सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है तो हम लोग कह सकते हैं कि वो सीरीज में कनेक्टेड है, करेक्ट। और अगर दोनों के अक्रॉस वोल्टेज है वो अगर इक्वल है तो हम लोग कह सकते हैं कि वो पैरेलल में कनेक्टेड है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो 2 ओम का जो रेजिस्टेंस है और यहाँ पे आप देख सकते हो ये नीचे जो 4 ओम का रेजिस्टेंस है उसमें से सेम I1 अमाउंट ऑफ करंट है वो फ्लो होगा। सिमिलरली एट द सेकेंडरी साइड, यहाँ पे सेकेंड साइड पे I2 करंट है वो इन करेगा 24 वोल्ट के अंदर। और सिमिलरली ये जो 24 वोल्ट है हम लोग ऐसे अज्यूम करें क्योंकि I2 का करंट इन्होंने यहाँ पे दिया है तो हम लोग ऐसे अज्यूम करेंगे I2 का जो डायरेक्शन है वो, और सेम I2 जो करंट है वो ये 3 ओम में से फ्लो होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो 9 ओम है और ये जो राइट साइड में जो 3 ओम है, ये 9 ओम और ये जो 3 ओम है ये सीरीज में कनेक्टेड है। तो हम लोग इसको एक मिनिमाइज सर्किट के मिनिमाइज करेंगे ये जो सर्किट है ताकि सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। तो मैं रीड्रॉ कर रहा हूँ सर्किट यहाँ पे। तो ये जो वोल्टेज सोर्स है मैं एज इट इज ड्रॉ कर रहा हूँ। ये जो नीचे वाले जो रेजिस्टर्स है ये मैं ऊपर ऐड करूंगा ताकि जो सर्किट है वो हमें कन्वेंशनल सर्किट है वो वैसे दिखाई देगा। तो सॉल्व करते वक्त हमें बहुत ही आसानी हो जाएगी। ओके, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ ये 36 वोल्ट, ये 2 ओम्स और ये जो 4 ओम्स इसको मैं ऐड करके कॉमन यहाँ पे 6 ओम कंसिडर कर रहा हूँ। आप ऐसे कर सकते हो, आप आंसर देखोगे दोनों मेथड से तो आपको सेम आंसर दिखाई देगा। आप चाहे तो ट्राई कर सकते हो। ये 9 ओम और 3 ओम्स को मैं ऐड करके यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये हो गया 12 ओम्स और नीचे ये वापस से ये 12 ओम्स। ओके, जो करंट डायरेक्शन है हम लोग एज इट इज है वो अज्यूम करेंगे। I1 है वो हम लोग ऐसे अज्यूम करेंगे। ओके, ये है I1, I2 है ये ऐसे है। ओके, और I3 का डायरेक्शन इन्होंने दिया नहीं है तो हम लोग I2 यहाँ पे हो जाएगा और I3 का डायरेक्शन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए बहुत टाइम लग रहा है, आपको लगेगा ऐसा। लेकिन अगर आप खुद से सॉल्व करोगे तो हार्डली 30 से 40 सेकंड में आप इजीली आंसर है वो फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ पे जो नोडल एनालिसिस है वो यूज करूंगा ताकि हम लोग जो करंट है वो फाइंड आउट कर सके। तो यहाँ पे मैं V के वैल्यू यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ, ये जो नोड है उसका वैल्यू कंसिडर कर रहा हूँ मैं V। तो जो नोडल एनालिसिस या फिर KCL जो हम लोग यूज करते हैं तो क्या होता है यहाँ पे इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। ओके, यहाँ पे होगा I1 इज इक्वल टू I3 प्लस I2। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं I1 इज इनकमिंग करंट एंड I2 एंड I3 आर द आउटगोइंग करंट। तो हम लोग इसके हेल्प से जो कोई भी नेटवर्क है वो जो कोई भी इक्वेशन है वो लिखने की कोशिश करेंगे। तो I1 हो जाएगा 36 माइनस V डिवाइडेड बाई 6 विच इज इक्वल टू I3 का वैल्यू क्या है V डिवाइडेड बाई 12 प्लस I2 का वैल्यू हो जाएगा V माइनस 24 डिवाइडेड बाई
12। ओके, तो हम लोग बेस कॉमन करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे 12 जो बेस है, 12 जो डिनोमिनेटर है वो कॉमन करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 72 माइनस 2 वोल्ट डिवाइडेड बाई 12, ओके, इज इक्वल टू V बाई 12 प्लस V माइनस 24 डिवाइडेड बाई 12। तो जो कोई भी 12 है वो एक साथ निकाल लेता हूँ सर्किट में से, तो हमें मिल जाएगा 72 माइनस 2V इज इक्वल टू V प्लस V माइनस 24। ओके, तो यहाँ पे मैं सभी एक जगह पे ले लेता हूँ। तो 20 जो 2 वोल्ट है मैं अपोजिट साइड पे ले लूँगा, और 24 अगर यहाँ पे ले लूँगा तो यहाँ पे हो जाएगा 96 इज इक्वल टू 4 वोल्ट। और अगर V का वैल्यू फाइंड आउट कर, 4 वोल्ट नहीं 4V है, और V का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे जो है नोडल वोल्टेज। तो नोड वोल्टेज मिलेगा हमें 96 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 24 वोल्ट्स। तो V का वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गया। तो I2 का वैल्यू हम लोग यहाँ से डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। I2 का वैल्यू हो जाएगा I2 इज नथिंग बट द V माइनस 24 डिवाइडेड बाय 12। ओके, तो V का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया यानी कि 24 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 12। ओके, तो 24 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें मिलेगा I2 इज इक्वल टू 0 एम्पियर। ओके, तो I2 इज इक्वल टू 0 एम्पियर ये करेक्ट आंसर है। तो सेकेंडरी साइड में I2 में जो कोई भी करंट होगा उसका वैल्यू होगा 0। ओके, तो ऐसा नहीं है कि अगर वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है राइट हैंड साइड में तो उसी से करंट है वो फ्लो होगा ऑब्वियसली। तो आपको इसलिए कंपलसरी सॉल्व करके देखना है, आपको डायरेक्टली कोई भी ऑप्शन है वो टिक नहीं करना है। ओके, तो आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा कि हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 30 से 40 सेकंड्स में आपको आंसर आ जाएगा। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए इतना ज़्यादा टाइम लगा। इसमें यही कैच था कि जो कोई भी नीचे रजिस्टर है आप ऊपर की साइड पे शिफ्ट करके दोनों को ऐड करके और एक नॉर्मल कन्वेंशनल सर्किट में इसको कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द रेज इन द कैपेसिटर वोल्टेज पर सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे कैपेसिटर दिया है, एक करंट सोर्स है और एक 5 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है। तो एपी ट्रांस को एई के एग्जाम में पूछा गया था ईयर 2019 में, आंध्र प्रदेश ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एग्जाम में ईयर 2019 में। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कैपेसिटर के अक्रॉस जो कोई भी वोल्टेज चेंज होगा वो क्या स्पीड से यहाँ पे चेंज होगा। ओके, तो हम लोग फॉर्मूला सबसे पहले कैपेसिटर में जो यूज होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। कैपेसिटर में कौन से फॉर्मूला यूज होते हैं। सबसे पहले वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर के लिए होता है 1/c इंटीग्रेशन ऑफ IC dt। IC होता है कि कैपेसिटर में से कितना करंट फ्लो होगा, एंड अगर IC का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है तो वो होता है C dVc बाई dt। ओके, तो VC होगा वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। तो ये दोनों फॉर्मूला का ही हम लोग यूज करेंगे कैपेसिटर के केस में। तो ऑप्शन है वोल्टेज पर सेकंड। ओके, यानी कि वोल्टेज पर सेकंड आप देख सकते हो कि ये जो IC का फॉर्मूला है IC इज इक्वल टू C dVc बाई dt, तो ये हम लोग यूज करके हम लोग आंसर है वो फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है dVc बाई dt, यानी कि कैपेसिटर के अक्रॉस कितना वोल्टेज, जो वोल्टेज चेंज हो रहा है वो कितने स्पीड से चेंज हो रहा है, वोल्टेज पर सेकंड कितना वोल्ट से वो चेंज हो रहा है। हम लोग डायरेक्टली ये फॉर्मूला से यूज कर सकते हैं IC डिवाइडेड बाई C। तो IC है तो ये आप देख सकते हैं ये करंट है, यही करंट कैपेसिटर में से फ्लो हो जाएगा यानी कि 2 एम्पियर। तो मैं IC का वैल्यू लिख देता हूँ 2, एंड कैपेसिटर है 2 फैराड। ओके, तो 2/2 यानी कि इट इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर सेकेंड। तो आप ऑप्शन में देख सकते हो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बहुत ही ईजी है, आपको सिर्फ ये 2 फॉर्मूला है ये पता होना चाहिए। कैपेसिटर के केस में ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। इंडक्टर के लिए भी मैं लिख लेता हूँ, अगर आपको इंडक्टर का क्वेश्चन पूछा तो आप वहाँ पे वो यूज कर सकते हो। इंडक्टर के केस में एग्जैक्ट अपोजिट होता है, यानी कि जो कोई भी कैपेसिटर करंट के लिए होगा सिमिलर टाइप का इंडक्टर के लिए होगा, यानी कि VL इज इक्वल टू L DIL बाई dt। ओके, तो यहाँ पे अगर इंटीग्रेशन है कैपेसिटर के केस में, आप देख सकते हो यहाँ पे इंटीग्रेशन है तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन होगा इंडक्टर के केस में। और अगर इंडक्टर के कैपेसिटर के केस में अगर डिफरेंशिएशन है तो आप यहाँ पे इंटीग्रेशन है वो यूज करेंगे IL dt, 1/L इंटीग्रेशन ऑफ IL dt। तो ये जो चारों फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, करंट अक्रॉस इंडक्टर एंड करंट थ्रू द इंडक्टर एंड करंट थ्रू द कैपेसिटर। हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे ओम्स लॉ नहीं लगा सकते, जैसे हम लोग रेजिस्टर के लिए यूज कर सकते हैं V इज इक्वल टू I टाइम्स ऑफ द R। तो ये फॉर्मूला है हम लोग रेजिस्टर के लिए यूज करते हैं, लेकिन सेम फॉर्मूला हम लोग इंडक्टर और कैपेसिटर के लिए यूज नहीं कर सकते। आपको ये स्पेसिफिक फॉर्मूला ही यूज करना होगा। तो अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत ही स्लो पढ़ा रहा हूँ तो आप वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हो। जो कोई भी क्वेश्चन है वो आप डायरेक्टली अटेम्प्ट कर सकते हो। मैं स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए सिखा रहा हूँ जिनको भूल गए होंगे, जो कोई भी ये जो टॉपिक्स है ये भूल गए होंगे या फिर उनको याद नहीं है, तो एक बार ये वीडियो के थ्रू उनका सब कुछ है वो रिवीजन हो जाएगा। तो आने वाले जो कोई भी क्वेश्चन है वो उसकी डायरेक्टली वो प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, तो हम लोग इसलिए स्लो जा रहे हैं, अगर आपको स्लो लग रहा है तो आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ स्टेडी स्टेट व्हाट विल बी द कैपेसिटर C2 वोल्टेज इफ C1 इज इक्वल टू C2 इन द सर्किट गिवन बिलो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होगा। इसके रिलेटेड मैंने सिमुलेशन भी करके दिखाया है यही क्वेश्चन में, वीडियो आखिर तक जरूर देखना।
तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इन स्टेडी स्टेट व्हाट विल बी द कैपेसिटर C2। तो कैपेसिटर C2 के अक्रॉस कितना वोल्टेज आएगा अगर दोनों कैपेसिटर का वैल्यू इक्वल है। यहाँ पे इन्होंने डीसी वोल्टेज अप्लाई किया है, इन्होंने पूछा स्टेडी स्टेट पे C2 कैपेसिटर के अक्रॉस कितना वोल्टेज आएगा। ओके, तो आइडियली क्या होगा, कैपेसिटर है वो स्टेडी स्टेट पे अगर हम लोग उसको अज्यूम करेंगे तो वो एज अ ओपन सर्किट की तरह बिहेव करते हैं। ओके, कैपेसिटर है वो एज अ ओपन सर्किट की तरह बिहेव करते हैं। इन केस ऑफ डीसी सर्किट के बारे में बात करो, डीसी के केस में कैपेसिटर है वो ओपन के तरह बिहेव करते हैं फॉर एट टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, एंड इंडक्टर है वो एज अ शॉर्ट सर्किट की तरह वहाँ पे बिहेव करते हो कि ये है फॉर टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी कि बहुत ही स्टेडी स्टेट पे, एक कंप्लीट स्टेडी स्टेट पे पहुंच जाने के बाद वो एज अ ओपन सर्किट कैपेसिटर और जो इंडक्टर है वो शॉर्ट सर्किट की तरह वहाँ पे बिहेव करेगा। तो अगर हम लोग ये सर्किट को रीड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा कि मैं भाई यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ ओपन सर्किट के केस में, ये हो जाएगा वो हम लोग एज अ ओपन सर्किट की तरह इसको रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ड्रॉ कर, ये हो जाएगा V, ये होगा C1, ये होगा C2 और ये हो जाएगा यहाँ पे R। तो अगर आप ध्यान से देखोगे सर्किट में तो करंट फ्लो करने के लिए हमें एक क्लोज पाथ लगेगा। ओके, लेकिन हम लोग अगर यहाँ से जाएंगे तो आप देखोगे यहाँ से भी सर्किट है वो ओपन हो चुका है, और ये जो निगेटिव टर्मिनल से अगर हम लोग रिवर्स डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से भी ओपन है। अगर रेजिस्टर के तरफ जाने की कोशिश करेंगे तो भी वापस से आपको ओपन है वो यहाँ पे दिखाई देगा। तो इसमें कोई भी जो करंट है वो इस सर्किट में फ्लो नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे I का वैल्यू हो जाएगा वो 0। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो, आप किधर भी कौन से भी जगह पे आप देखोगे तो यहाँ पे जो करंट का जो वैल्यू है वो आपको 0 ही दिखाई देगा। तो अगर ये पर्टिकुलर रेजिस्टर से 0 करंट फ्लो हो रहा है तो आप देख सकते हो ये जो C2 है और ये जो रेजिस्टर है एक दूसरे से पैरेलल में कनेक्टेड है, करेक्ट। तो अगर दोनों पैरेलल में है तो जितना वोल्टेज R के अक्रॉस होगा उतना ही सेम वोल्टेज कैपेसिटर 2 के अक्रॉस होगा। तो अगर रेजिस्टर के अक्रॉस कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है तो C2 के अक्रॉस भी कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे 0 वोल्ट है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे C इज इक्वल टू 0 वोल्ट है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप पूछोगे कि ये जो V है वो किसके अक्रॉस आ जाएगा, तो जो कोई भी V का जो वैल्यू है वो डायरेक्टली C1 कैपेसिटर के अक्रॉस आ जाएगा। ओके, मैक्सिमम स्टूडेंट को डाउट होता है कि अगर दोनों कैपेसिटर सेम है और अगर ये वोल्टेज है ओपन सर्किट होने के बाद दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो इक्वल ड्रॉप होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। दोनों के अक्रॉस वोल्टेज है वो इक्वल ड्रॉप नहीं होगा। हम लोग जो कोई भी वोल्टेज लेते हैं वो हमेशा विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड कंसिडर करते हैं, और यहाँ पे स्पेसिफिकली रेजिस्टर आपको हेल्प करने के लिए यहाँ पे दिया है। आप इसमें से करंट फ्लो करवा के देखो, करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो अगर करंट नहीं फ्लो होगा तो वोल्टेज ड्रॉप भी नहीं होगा। और अगर दोनों पैरेलल में है C2 और R तो यहाँ पे C2 के अक्रॉस भी कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को अभी भी डाउट होगा, तो इसलिए मैंने सिमुलेशन करके भी दिखाया है। तो LT स्पाइस एक सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें मैंने सेम सर्किट ड्रॉ किया है, जहाँ पे मैंने वोल्टेज लिया है यहाँ पे 10 वोल्टेज, C1 का वैल्यू और C2 का वैल्यू 1 फैरेड लिया है और उसके अक्रॉस 1 ओम का एक रेजिस्टर है वो कनेक्ट किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि C1 के अक्रॉस अगर आप वोल्टेज देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली 10 वोल्ट के अक्रॉस आ रहा है, यानी कि कंप्लीट जो कोई भी V हम लोगों ने अप्लाई किया है वो डायरेक्टली C1 कैपेसिटर के अक्रॉस आ रहा है। और C2 यानी कि VC2 आप यहाँ पे देख सकते हो, ये पर्टिकुलर कैपेसिटर के अक्रॉस 430 या फिर 500 पिको वोल्ट के अराउंड वोल्टेज है वो मिल रहा है। तो पिको यानी कि बहुत ही कम, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द 0, करेक्ट। पिको यानी कि कितने होता है 10 टू द पावर -12, तो इतना बहुत ही कम वोल्टेज, अप्रोक्सीमेटली हम लोग उसको 0 ही मान सकते हैं। तो इसके अक्रॉस कोई भी वोल्टेज नहीं आएगा C2 के अक्रॉस, तो पूरा का पूरा वोल्टेज है वो डायरेक्टली कैपेसिटर C1 के अक्रॉस आ जाएगा। ओके, तो ये मैंने सिमुलेशन करके दिखाया। आपको एक बार और कंफर्मेशन करने के लिए मैं दूसरा सॉफ्टवेयर भी यहाँ पे यूज किया था मैंने, एवरी सर्किट, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप चाहे तो खुद जाके वहाँ पे जो सर्किट है वो सिमुलेट करके देख सकते हो। यहाँ पे मैंने 10 वोल्ट लिया है, वैल्यू भी चेंज करके दिखा है ताकि आंसर सेम आ रहा है कि नहीं है। तो यहाँ पे हमने वोल्टेज 10 वोल्ट लिया है, यहाँ पे कैपेसिटर है 1 माइक्रोफैरड एंड जो रजिस्टर है वो 1 किलो ओम है। तो मैंने सर्किट सिमुलेट करके देखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पर्पल या फिर जो ब्लू कलर में आपको दिखाई देगा, यहाँ पे 10 वोल्ट लिखा है। यहाँ पे ग्राफ में भी आप देख सकते हो ये 10 वोल्ट का लाइन है, यानी कि ये पर्टिकुलर लाइन में आप कहाँ पे भी पोटेंशियल चेक करोगे तो आपको 10 वोल्ट ही मिलेगा। सिमिलरली आप ये जो ग्रीन कलर का जो लाइन है, आप यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे वोल्टेज चेक करोगे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो आपको मिलेगा यहाँ पे 0 वोल्ट है। तो जो कोई भी वोल्टेज सप्लाई की तरफ से आएगा वो डायरेक्टली कैपेसिटर C1 के अक्रॉस आ जाएगा, इवन इफ द कैपेसिटर वैल्यूज आर इक्वल। आप देख सकते हो दोनों कैपेसिटर के वैल्यू इक्वल है, हम लोग स्टेडी स्टेट पे ही कंसिडर कर रहे हैं, यानी कि टाइम t इज इक्वल टू इन्फिनिटी या फिर बहुत टाइम के बाद, यानी कि उसका टाइम कांस्टेंट होने के बहुत लंबे समय बाद हम लोग चेक करेंगे कि वहाँ पे कितना आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ब्लू कलर का लाइन है वो, ब्लू डॉट है वो, यहाँ पे देख सकते हो ये 10 वोल्ट है, उसका मिनिमम है मैक्सिमम, तो कॉन्स्टेंटली 10 वोल्ट पे ही रहेगा एट स्टेडी स्टेट कंडीशन। ओके, और जो ग्रीन कलर का लाइन है आप यहाँ पे देख सकते हो
यहाँ पे पूरा का पूरा इन्होंने 0 वोल्ट है। तो अगर आप चाहिए तो खुद से ये जो सर्किट है वो सिमुलेट करके देख सकते हो। ओके, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपको ये क्लियर आया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर इज इक्वल टू द सप्लाई वोल्टेज, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द वोल्टेजेस दैट इज एब्सोल्यूट वोल्टेज बिटवीन द एल एंड सी। तो ये भी डायरेक्टली इन्होंने क्वेश्चन में दिया नहीं है कि ये कौन सा टाइप का सर्किट है, लेकिन आपको अगर कंडीशन पता रहेगा तो आप डायरेक्टली इसका आंसर है वो बहुत जल्द फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है, इफ द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर इज इक्वल टू द सप्लाई वोल्टेज, यानी कि Vs का वैल्यू है वो इक्वल टू द Vr के इक्वल है, Vs इज इक्वल टू Vr। तो ये कब पॉसिबल होगा? हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि जो रेजोनेंस सर्किट है वहाँ पे जो XL का जो वैल्यू है और XC का जो वैल्यू है वो एक दूसरे के इक्वल होता है, जिसके वजह से वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर, दोनों का जो इफेक्ट है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। तो हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि जो कोई भी सर्किट है वो एज अ प्योर रेजिस्टर सर्किट की तरह वहाँ पे बिहेव करेगा। तो अगर Vs का जो वैल्यू है यानी कि जो सोर्स वोल्टेज का जो वैल्यू है वो डायरेक्टली रेजिस्टर के अक्रॉस आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों का जो इफेक्ट है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को एलिमिनेट कर रहा है। तो यहाँ पे ये रेजोनेंस सर्किट के बारे में ही बात कर रहे हैं, क्योंकि जो कंप्लीट वोल्टेज है वो रेजिस्टर के अक्रॉस यहाँ पे आ जाएगा। तो XL इज इक्वल टू XC यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द वोल्टेजेस दैट इज एब्सोल्यूट बिटवीन L एंड C। तो अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का अगर दोनों का वैल्यू इक्वल है और दोनों में से अगर सेम करंट फ्लो है, ओके, अगर दोनों में से सेम करंट फ्लो है, हम लोग अज्यूम करें I करंट फ्लो है, स्पेसिफिकली कहा है एब्सोल्यूट वोल्टेज, यानी कि हम लोग जो कोई भी XL और XC का वैल्यू उसका हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसिडर करेंगे। तो अगर हम लोग XL इज इक्वल टू XC है, करेक्ट, तो अगर हम लोग इसको दोनों को I से मल्टीप्लाई करेंगे, I टाइम्स ऑफ द XL इज इक्वल टू I टाइम्स ऑफ द XC, ओके। तो हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर एंड ये हो जाएगा वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। तो अगर दोनों का वैल्यू इक्वल है, वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, अगर मैग्नीट्यूड वाइज अगर सिर्फ हम लोग एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड कंसिडर करेंगे तो वहाँ पे दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल हो जाएगा। तो इसलिए इन्होंने रेशियो पूछा है, VL अपॉन VC का रेशियो क्या होगा। तो अगर दोनों इक्वल है तो हमें जो रेशियो मिलेगा वो डायरेक्टली इक्वल टू 1 मिलेगा, और जो कोई भी वोल्टेज है वो डायरेक्टली रजिस्टर के अक्रॉस यहाँ पे ड्रॉप होगा। दोनों का वोल्टेज सेम होगा, दोनों में से सेम करंट फ्लो होगा सीरीज सर्किट में, और दोनों के अक्रॉस जो दोनों का जो रिएक्टेंस है XL और XC वो दोनों भी यहाँ पे इक्वल हो जाएगा, ओके। तो हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। तो ये भी AP ट्रांस को एक एग्जाम में पूछा गया था ईयर 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ R1 इज इक्वल टू R2, आप यहाँ पे सर्किट में देख सकते हो R1 इज इक्वल टू R2, व्हाट शुड बी द वोल्टेज मैग्नीट्यूड टू हैव अ जीरो करंट थ्रू R3, ओके। तो अगर R1 और R2 का वैल्यू इक्वल है और अगर R3 रेजिस्टर में से अगर हमें जीरो करंट फ्लो करवाना है तो यहाँ पे वोल्टेज का वैल्यू क्या होगा, ओके। थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको, बहुत ईजी है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्वियसली ये अभी कन्वेंशनल सर्किट की तरह ही दिया है इन्होंने, नोडल सर्किट की तरह। तो हम लोग यहाँ पे करंट फ्लो करवाने की कोशिश करेंगे, ये होगा I1, ओके। हम लोग अभी यहाँ पे करंट का डायरेक्शन नहीं दिया है तो हम लोग खुद के तरफ से अज्यूम करेंगे, ये होगा I2 और यहाँ पे जो होगा ये होगा I3, ओके। ये होगा यहाँ पे V में अज्यूम करो, V नॉट अज्यूम करो क्योंकि V यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो हम लोग KCL यहाँ पे लिखने की कोशिश करेंगे। KCL होगा तो क्या होगा, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3, ओके। I1 क्या है, 5 माइनस V नॉट डिवाइडेड बाय R1 प्लस I2 का वैल्यू हो जाएगा V माइनस V नॉट डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल टू I3 का वैल्यू है V नॉट डिवाइडेड बाय R3, ठीक है। तो हम लोग R1 और R2 दोनों का वैल्यू इक्वल है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं I3 क्या है। I3 होता है V नॉट डिवाइडेड बाय R3, करेक्ट, यही हम लोग ने यहाँ पे ड्रॉ किया है। और इन्होंने कहा है कि I3 का वैल्यू हमें चाहिए 0, ओके। तो अगर I3 का वैल्यू 0 है और R3 का वैल्यू 0 नहीं है तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि जो V नॉट का वैल्यू है वो 0 होगा, क्योंकि अगर R3 इज नॉट इक्वल टू 0 है और अगर हमें I3 का वैल्यू अगर हमें 0 चाहिए तो इसके लिए V नॉट को 0 होना पड़ेगा, ओके। तो हम लोग V नॉट के वैल्यू है वो डायरेक्टली 0 है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय R1 प्लस V माइनस 0 तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, और R2 का वैल्यू है वो R1 के इक्वल ही है। तो यहाँ पे मैं वापस से R1 ही लिखूंगा, यहाँ पे हो जाएगा V नॉट डिवाइडेड बाय R3, यानी कि यहाँ पे मैं डायरेक्टली 0 लिख दूंगा, ओके। तो R1 यहाँ पे आ जाएंगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 5 प्लस V इज इक्वल टू 0, और जो V का वैल्यू है वो हमें मिल जाएगा V इज इक्वल टू -5 वोल्ट्स, ओके। तो ये करेक्ट आंसर है, V इज इक्वल टू -5 वोल्ट। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट विल बी द शेप ऑफ द करंट इन द सर्किट, ये भी AP ट्रांसको का ही क्वेश्चन है।
तो ये सर्किट इन्होंने दिया है, यहाँ पे डीसी वोल्ट कनेक्ट किया है और साथ में एक एसी करंट सोर्स है वीएम साइन ओमेगा टी और साथ में एक इंडक्टर कनेक्टेड किया है। तो अगर इंडक्टर में से जो करंट फ्लो होगा तो उसका शेप है वो वेवफॉर्म का वो कैसे दिखाई देगा, करंट का वेवफॉर्म इन्होंने दिया है। तो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि इंडक्टर के अक्रॉस जो करंट फ्लो होता है, इंडक्टर के थ्रू जो करंट फ्लो होता है उसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आई एल का वैल्यू क्या होता है, आई एल इज इक्वल टू 1/L इंटीग्रेशन ऑफ वी एल डी टी। ओके, तो इंडक्टर के अक्रॉस जो कोई भी वोल्टेज है उसका हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हमें जो करंट का वैल्यू है वो यहाँ पे मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे अगर दो वोल्टेज सोर्स है तो ऑब्वियसली हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम से क्वेश्चन है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होता है कि अगर दो वोल्टेज सोर्स है या फिर दो डिफरेंट इंडिपेंडेंट सोर्सेस है तो हम लोग एक एक करके दोनों के वजह से क्या इफेक्ट हो रहा है आउटपुट पे वो हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। यानी कि हम लोग सबसे पहले ये जो एसी सोर्स है वो हम लोग इग्नोर करेंगे, शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करेंगे, सिर्फ डीसी के वजह से कितना करंट फ्लो होता है। फिर बाद में डीसी को हम लोग शॉर्ट सर्किट करेंगे और एसी की वजह से कितना करंट फ्लो होता है, ये दोनों का इफेक्ट है वो हम लोग ऐड करेंगे और हम लोग फाइनल आंसर है वो यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, तो अगर हम लोग सिर्फ डीसी सर्किट है वो कनेक्ट करेंगे तो सिर्फ डीसी सर्किट की वजह से हमें जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे ये डीसी से सर्किट है। ओके, तो यहाँ पे है एल, ये है वी। ओके, वी डी सी हमें पता ही है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ आई डी सी। तो इसकी वजह से अगर हम लोग एक डीसी सिग्नल को हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि ये स्टेप सिग्नल है, करेक्ट। डीसी सिग्नल को हम लोग एज ए स्टेप सिग्नल की तरह भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट है आप तो आपको पता ही होगा। डीसी सिग्नल है तो हम लोग उसको कांस्टेंट वोल्टेज या फिर इसको हम लोग सिग्नल के टर्म्स में बोलेंगे तो उसे हम लोग एक स्टेप सिग्नल से हम लोग उसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो अगर स्टेप सिग्नल का हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ द स्टेप सिग्नल होता है वो होता है रैंप सिग्नल, करेक्ट। और रैंप सिग्नल कैसे होता है, ऐसे होता है, लीनियरली वो बढ़ते जाता है। अगर हम लोग टाइम बढ़ाते जाएंगे तो उसके हिसाब से जो मैग्नीट्यूड है वो यहाँ पे बढ़ते जाएगा। ओके, स्टेप सिग्नल में यहाँ पे जो वापस एक बार ड्रॉ कर रहा हूँ। तो अगर स्टेप सिग्नल है तो उसके साथ साथ स्टेप सिग्नल अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो वो रैंप की तरह उसको बिहेव करेगा। ये हो गया डीसी का सिग्नल। सिमिलरली हम लोग जो एसी का सिग्नल है वो भी एक बार यहाँ पे लगा के देखेंगे। ओके, तो एसी का सिग्नल है, यहाँ पे क्या है, वी एम साइन ओमेगा टी। तो ये साइन ओमेगा टी का टर्म्स है, वी एम साइन ओमेगा टी। तो इंटीग्रेशन अगर आप साइन का करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा कोसाइन टर्म, करेक्ट। कोसाइन टर्म आपको मिलेगा। तो सिमिलरली मतलब जो साइन है और कोसाइन है मतलब साइनोसॉइडल या फिर कोसाइनोसॉइडल जो कंपोनेंट है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, करेक्ट। तो ये है कॉस कंपोनेंट। तो अगर आप इन दोनों को सुपर इम्पोज करके यानी कि दोनों का इफेक्ट अगर आप एक साथ देखोगे तो आपको ये जो लास्ट वाला फिगर है इसकी तरह कुछ दिखाई देगा, करेक्ट। सिर्फ रैंप की तरह नहीं दिखाई देगा क्योंकि आपको साइन कंपोनेंट भी यहाँ पे कंसिडर करना है। साइन का जो वोल्टेज है, साइनोसॉइडल वोल्टेज है, एसी वोल्टेज है, उसको भी आपको कंसिडर करना होगा। तो रैंप प्लस ये कोसाइनोसॉइडल जो कंपोनेंट है अगर आप इन दोनों को सुपर इम्पोज करेंगे, सुपर इम्पोज यानी कि दोनों का इफेक्ट अगर आप एक साथ देखोगे तो आपको ये जो फाइनल आउटपुट है इसके तरह कुछ वेवफॉर्म है वो मिलेगा। ओके, तो आपको कोई भी एक कंसिडर करना है। आप यहाँ पे दोनों देख सकते हो, साइनोसॉइडल वेव भी दिया है यहाँ पे और रैंप सिग्नल भी दिया है, लेकिन यहाँ पे दोनों प्रेजेंट है इसलिए आपको दोनों का इफेक्ट है वो कंसिडर करना होगा। ओके, तो ये भी एपी ट्रांसको का ही क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सीरीज आरएल सर्किट एट t इज इक्वल टू 0 बाय क्लोजिंग अ स्विच एट शोन इन द फिगर। तो ये स्विच है वो हम लोगों ने t इज इक्वल टू 0 पे क्लोज किया है। अज्यूमिंग द जीरो इनिशियल कंडीशन यानी कि कोई भी स्टोर्ड वैल्यू नहीं है इंडक्टर के अक्रॉस, द वैल्यू ऑफ द डी स्क्वायर आई बाई डी टी स्क्वायर एट t इज इक्वल टू 0 प्लस। तो इसकी वैल्यू हमें है वो फाइंड आउट करनी है। क्या पहले फाइंड आउट करना है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ओके, तो डी स्क्वायर आई 0 प्लस डिवाइडेड बाय डी टी स्क्वायर। ओके, तो हमें इसकी वैल्यू है वो सबसे पहले फाइंड आउट करनी है। ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसकी वैल्यू क्या दी गई, तो हमें गिवन लिखने से हमको आइडिया आ जाएगा कि हमें एक्चुअल में क्या पूछा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जो केवीएल है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर प्लस वोल्टेज अक्रॉस इंडक्ट। ओके, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं आई आर क्या हो जाएगा, आई ऑफ टी आर प्लस एल डी आई ऑफ टी डिवाइडेड बाय डी टी। ओके, मैं ऐसे कंसिडर कर रहा हूँ, ये फंक्शन ऑफ टाइम है। ओके, ये भी वी ऑफ टी यहाँ पे मैं कंसिडर करूँ। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, डी स्क्वायर आई 0 प्लस डिवाइडेड बाय डी टी स्क्वायर। ओके, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके पहले हमें ये फाइंड आउट कर सकते हैं डी आई 0 प्लस डिवाइडेड बाय डी टी। अगर हम लोगों ने ये सबसे पहले फाइंड आउट किया तो हमें इसको अगर पूरे इक्वेशन को एक बार हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें डायरेक्टली आंसर है वो मिल जाएगा। ओके, तो सबसे पहले ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग, आप देख सकते हो यहाँ से हमें ये वो फैक्टर है वो मिल जाएगा। तो हम लोग टी को 0 प्लस से रिप्लेस करेंगे तो मिलेगा यहाँ पे v इज इक्वल टू 0 प्लस इज इक्वल टू आई ऑफ 0 प्लस इंटू आर प्लस एल
डी आई ऑफ जीरो प्लस डिवाइडेड बाय डी टी। तो ये जो इक्वेशन हमारा बना है इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख ले रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि यही आगे हम यूज करेंगे। तो V0 प्लस और V, तो V0 प्लस क्या होता है, मतलब जैसे ही हम लोग स्विच क्लोज करेंगे वहाँ पे वोल्टेज का वैल्यू कितना होगा, सोर्स वोल्टेज का वैल्यू। तो डीसी वोल्ट यूज कर रहे हैं तो इसके वजह से जो कोई भी वोल्टेज है वो बिफोर स्विचिंग एंड आफ्टर स्विचिंग उसका वैल्यू है वो सेम रहेगा। ओके, तो ये इसके वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होगा। अब बारी आती है I0 प्लस आर। तो I0 प्लस मतलब क्या होता है कि जैसे ही स्विच हम लोग क्लोज करेंगे तब जो करंट सर्किट में से फ्लो होगा वो कितना होगा। तो बिकॉज ऑफ द इंडक्टर इज प्रेजेंट इन द सर्किट इट विल नॉट अलाउ द करंट टू चेंज सडन। ओके, तो बहुत क्विकली ये करंट को चेंज करने नहीं देगा, क्योंकि इंडक्टर का प्रॉपर्टी है कि इट विल नॉट अलाउ द सडन चेंज इन द करंट। ओके, तो यहाँ पे I0 यानी कि स्विचिंग के पहले जितना करंट होगा उतना ही स्विचिंग के बाद करना होगा, यानी कि 0। ओके, तो I0 प्लस का जो वैल्यू होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि पहले इसमें से कोई भी करंट नहीं फ्लो हो रहा है। तो अगर हम लोग इसको वापस से लिखने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा L di0 प्लस डिवाइडेड बाई डी टी, और ये जो V0 प्लस इट इज नथिंग बट इक्वल टू V है, तो मैं यहाँ पे ऐसे दिख रहा हूँ। ओके, तो हमें इससे मिल जाएगा di0 प्लस डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू V बाय L। ओके, तो ये हमारे बहुत काम का है, ये हम लोग आगे यूज करेंगे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन 1 है इसको हम लोग वापस से डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे। अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये जो di0 प्लस का वैल्यू है ये हमें इस फैक्टर के टर्म में मिल जाएगा। ओके, तो हम लोग ये जो इक्वेशन 1 है इसको हम लोग वापस से डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा डी V0 प्लस बाई डी टी इज इक्वल टू, अभी हम लोग I0 प्लस को हम लोग ऐसे लिखेंगे di0 प्लस डिवाइडेड बाई डी टी मल्टीप्लाई बाय आर, क्योंकि आर तो कांस्टेंट है तो उसको डिफरेंशिएट होगा तो भी वो बाहर चला आएगा, एंड प्लस एल डी स्क्वायर I0 प्लस डिवाइडेड बाय डी टी स्क्वायर। ओके, तो हमें यही फैक्टर चाहिए था, तो हम लोग इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो di0 प्लस बाई डी टी इसका वैल्यू हम लोग यहाँ से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और ये जो डी डिफरेंशिएशन ऑफ दिस कांस्टेंट टर्म V0 प्लस का जो वैल्यू है ये कांस्टेंट टर्म है, तो अगर कांस्टेंट टर्म को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका वैल्यू हो जाएगा 0। करेक्ट, तो ये जो टर्म है ये डायरेक्टली इक्वल टू हो जाएगा 0। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ d0 इज इक्वल टू V बाय L। ओके, ये मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ मल्टीप्लाई बाय R प्लस L डी स्क्वायर I0 प्लस बाय डी टी स्क्वायर। ओके, तो हम लोग एक दूसरे का यहाँ पे एडजस्टमेंट करने की कोशिश करेंगे तो हमें मिलेगा डी आई स्क्वायर d0 प्लस डिवाइडेड बाय डी टी स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस आर वी डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो हम लोग ऑप्शन में चेक करें तो ऑप्शन डी है यहाँ पे करेक्ट आंसर। ओके, तो आपको सबसे पहले देखना है कि क्या पूछा है क्वेश्चन में, आपको उसके अकॉर्डिंग हिंट लेके आपको जाना पड़ेगा। सबसे ईजिएस्ट मेथड है, अगर आपको ये टाइप की क्वेश्चन है तो सबसे पहले केवीएल लिख लो, किसके अक्रॉस क्या वोल्टेज है, और आपको प्रीवियस अगर कंडीशन दिया है तो उसके अकॉर्डिंग जो कोई भी इक्वेशन है वो सब्स्टिट्यूट करते जाओ, और एक आपका जो इक्वेशन बनेगा अगर आपने उसको वापस से एक बार डिफरेंशिएट करेगा तो आपको ये जो स्क्वायर वाला टर्म है वो आपको मिल जाएगा, यानी कि सेकंड ऑर्डर जो टर्म है वो आपको इजीली मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है, आप प्रीवियस एग्जाम के जो क्वेश्चन है वो आप देख सकते हो, उससे प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट्स में पूछ लेना। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल के आप हमें टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो डायरेक्टली, मैं आपको डायरेक्टली वहाँ पे आंसर है वो प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर अगर आपको कोई पर्टिकुलर एक स्टेप समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल के डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन द करंट थ्रू द कैपेसिटर ड्यूरिंग द स्टेडी स्टेट। तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है तो हम लोग यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो इंडक्टर है वो शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस हो जाएगा, और जो कैपेसिटर है वो ओपन सर्किट से रिप्लेस हो जाएगा। तो हम लोग स्टेडी स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली सर्किट है वो ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, जो इंडक्टर है वो शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस हो जाएंगे। ये शॉर्ट सर्किट की एक सिंपल प्लेन लाइन से हम लोग इसको रिप्लेस करेंगे, और जो कैपेसिटर है वो ओपन सर्किट से हम लोग यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। और हमें पूछा है कैपेसिटर के अक्रॉस जो करंट कितना होगा। ओके, तो मतलब यहाँ का जो करंट है वो कितना फ्लो होगा, आईसी का वैल्यू। तो अगर यहाँ पे ओपन सर्किट है तो ऑब्वियसली इसमें से कोई करंट नहीं फ्लो होगा, तो यहाँ पे 0 एम्पियर है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ओपन सर्किट है तो कोई भी करंट है वो फ्लो नहीं होगा। अगर आपको पूछेगा आर के अक्रॉस कितना करंट फ्लो होगा, ओके, अगर रजिस्टर के अक्रॉस स्टेडी स्टेट पे कितना करंट फ्लो होगा तो उसका आंसर आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करोगे। उसका आंसर भी आप देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शंस में इन्होंने प्रोवाइड किया। तो उसका आंसर क्या होगा कि अगर हम लोगों ने रजिस्टर के अक्रॉस करंट पूछा इन्होंने, आई आर का वैल्यू कितना होगा, अगर ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट्स में नीचे बताओगे। और जितना आपके तरफ से रिस्पॉन्स आ जाएगा उतना ही हमें समझ में आ जाएगा कि आपको कंसेप्ट है वो क्लियर हो गए है कि नहीं। तो जरूर से कमेंट करके हमें बताना नीचे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द सर्किट शोन बिलो द वैल्यू ऑफ I0 प्लस एंड I इन्फिनिटी। तो I0 प्लस पे यानी कि
अगर स्विचिंग है तो स्टार्टिंग में, यानी कि स्टार्टिंग कंडीशन पे, इनिशियल कंडीशन एंड स्टेडी स्टेट कंडीशन पे कितना वैल्यू होगा करंट का। तो ये स्टेडी स्टेट एंड इनिशियल कंडीशन का क्वेश्चन है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये टाइम डोमेन में दिया है, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा सॉल्व करते वक्त अगर हमें इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको लैप्लास डोमेन में कन्वर्ट करके देखेंगे और उससे हम लोग वो फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो ये चेंज कर देना यहाँ पे। इसका आंसर, इसका क्वेश्चन है 2 × e⁻⁻t u(t). ओके, ये इसका करेक्ट वैल्यू है। ओके, तो हम लोग यह सबसे पहले इसको लाप्लास में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो इसका लाप्लास क्या होता है, 2 × e⁻⁻t u(t) का होता है 2 × s+1। ओके, क्या होता है लाप्लास, e⁻⁻t का लाप्लास होता है 1/s+1। अगर हम लोग उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2/s+1। ओके, और फिर अगर कैपेसिटर का हम लोग देखेंगे तो होता है 1/cs। कैपेसिटर का होता है वो होता है 1/cs। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2s। और जो रेजिस्टर है वो तो बाय डिफॉल्ट वैसे रहेगा। ओके, तो मैं यहाँ पे चाहिए तो सर्किट एक बार ड्रॉ कर रहा हूँ वापस से। ये हो जाएगा रेजिस्टर, ये हो जाएगा यहाँ पे कैपेसिटर, और मैं वैल्यू यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये हो जाएगा 1/2s, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2/s+1। तो हमें पूछा है करंट का वैल्यू होगी, तो करंट सेम होगा वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो I का वैल्यू होगा I(s), क्योंकि लाप्लास में है तो I(s) हो जाएगा V, यानी कि वोल्टेज सोर्स क्या है 2/s+1 डिवाइडेड बाय इन दोनों का एडिशन 1/1 + 2s। ओके, तो हमें मिलेगा 2/s+1 होल डिवाइडेड बाय 2s+1 डिवाइडेड बाय 2s। हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 2s ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 4s, और ये जो टर्म से ये नीचे आ जाएगा 2s+1। ओके, तो यहाँ पे हमें इनिशियल वैल्यू एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम यूज करना है। तो लाप्लास में क्या होता है, इनिशियल वैल्यू थ्योरम होता है, वहाँ पे हम लोग करते हैं लिमिट s टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर इनिशियल वैल्यू है, मतलब अगर 0+ की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे s की वैल्यू है वो हमें इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी और लाप्लास डोमेन। ओके, और ये होता है s टाइम्स ऑफ द is। तो हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, s से अगर हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 4s² एंड यहाँ पे हो जाएगा s+1, यहाँ पे हो जाएगा 2s+1। तो हम लोग जो s है वो कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे ताकि ये आसानी हो जाएगी। तो अगर हम लोगों ने यहाँ से दोनों तरफ से s² और s निकाला तो यहाँ पे हो जाएगा 1/s। यहाँ से भी अगर हम लोगों ने s कॉमन निकाला तो ये हो जाएगा 2 + 1/s। ओके, तो ये s और ये s² वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे s का वैल्यू है वो इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1/∞ होता है 0। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, चाहिए तो ये वैल्यू हो जाएगा 0 और इसका भी वैल्यू हो जाएगा 0। तो हमें फाइनली मिलेगा 4 डिवाइडेड बाय दिस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इट इज इक्वल टू 2 एम्पियर। तो ये इनिशियल वैल्यू थ्योरम का आंसर है, यानी कि इनिशियली I0+ का वैल्यू है 2 एम्पियर। तो अब यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी है, तो ए और सी तो ऑप्शन यहाँ चला जाएगा। और फाइनल वैल्यू थ्योरम क्या होता है, सेम होता है, लेकिन सिर्फ लिमिट में हम लोग s टेंड टू 0 हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड s मल्टीप्लाई बाय is। तो इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू थ्योरम में हम लोग s एलिमेंट से हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आप ये भूल जाओगे तो आंसर आपका गलत आ जाएगा। ओके, तो s यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, यहाँ पे देख सकते हो s से हम लोगों ने मल्टीप्लीकेशन किया है। तो सेम है यहाँ पे 4s² डिवाइडेड बाय s+1 डिवाइडेड बाय 2s+1। अगर हम लोग 0 का वैल्यू डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको मिलेगा 0, क्योंकि s² का जो टर्म है वो डायरेक्टली हो जाएगा 0, न्यूमरेटर 0, तो कंप्लीट आंसर 0। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर है। इनिशियल वैल्यू 2 एम्पियर मिलेगा और फाइनल वैल्यू है वो हमें मिलेगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वैल्यू ऑफ द z इन द फिगर विच हैज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू कॉज द पैरेलल रेजोनेंस एट 500 हर्ट्ज इज। ओके, तो हमें ये सर्किट में रेजोनेंस सर्किट में है ऐसा वो कह रहे हैं। तो यहाँ पे हमें z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ऑप्शन चेक करते हैं एक बार। यहाँ पे सब जो ऑप्शन है वो माइक्रोफैरड में ही है, यानी कि जो कोई भी यहाँ पे एलिमेंट होगा वो कैपेसिटिव एलिमेंट होगा ऑब्वियसली, क्योंकि रेजोनेंस में अगर एक इंडक्टर है तो दूसरा कैपेसिटिव होना चाहिए, तभी वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। तो रेजोनेंस के कंडीशन में क्या होता है, XL = XC होता है, करेक्ट। XL = XC यानी कि होता है ω_L = 1/ωc। तो हम लोग कैपेसिटर है वो एक जगह पे लेंगे, क्योंकि कैपेसिटर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे C है वो हम लोग यहाँ पे लेंगे, C यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ω² डिवाइडेड बाय L, यानी कि ओमेगा का वैल्यू कितना है, यहाँ पे ओमेगा नहीं दिया है, 500 हर्ट्ज दिया है। तो 2π मल्टीप्लाई बाय 500, 2π मल्टीप्लाई बाय 500² मल्टीप्लाई बाय L का वैल्यू कितना है 2। तो अगर आप ये फाइंड आउट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा C =
0.05 माइक्रोफेरेड। ओके, तो ये आंसर करेक्ट है ऑप्शन डी का। अगर आपको वहां पे क्लिक नहीं हुआ कि रेजोनेंस कंडीशन क्या होता है, तो आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो कि क्योंकि ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो हम लोग इसका एडमिटेंस फाइंड आउट करेंगे और इसका भी एडमिटेंस फाइंड आउट करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और इक्वल टू जीरो करेंगे, क्योंकि एडमिटेंस और रिएक्ट जो कोई भी है, अगर हम उसको इक्वल टू जीरो करेंगे तो आपको आंसर है वो मिल जाएगा। चाहिए तो मैं आपको यहाँ पे इक्वेशन लिख के दे रहा हूँ। वायल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, वायल का इक्वेशन हो जाएगा 1/j⍵L, ओके, एंड प्लस वाई का हो जाएगा, ये दोनों को ऐड करके इक्वल टू जीरो करो, वाई का हो जाएगा j⍵c इक्वल टू जीरो। ओके, तो ये मैं j ऊपर ले लेता हूँ तो हो जाएगा -j/⍵L प्लस j⍵c इज इक्वल टू जीरो। अगर हम लोग -j उस तरफ ले लेंगे तो हो जाएगा 1/⍵L इज इक्वल टू ⍵c। सिमिलरली c अगर हम लोगों ने यहीं पे रखा तो हो जाएगा c इज इक्वल टू 1/ω²L। ओके, तो आप दोनों मेथड से है वो फाइंड आउट कर सकते हो। ये एडमिटेंस से मैंने फाइंड आउट किया है, ये मुझे रेजोनेंस कंडीशन पता था इसलिए मैंने डायरेक्टली यूज किया है। अगर आपको ये दोनों नहीं याद आ रहा है तो आप ZL और ZC है ये दोनों फाइंड आउट करके इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन लेके दोनों को इक्वल टू जीरो करेंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। तो इम्पीडेंस का मेथड बहुत ही लेंदी हो जाएगा, तो इसके लिए आप चाहिए तो ये रेजोनेंस का या फिर एडमिटेंस का जो मेथड है वो यूज कर सकते। तो ये क्वेश्चन भी एपी ट्रांसको के एग्जाम में पूछा गया था ईयर 2019 में।